This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग पे. नाज़रीन, दुनिया भर में ये पैटर्न है जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं कि लोग 16-18 साल की उम्र से अपने बुढ़ापे की तैयारी करते हैं और इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट में एक मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो रखा जाता है ताकि लिक्विडिटी भी रहे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी रहे और एक स्टेबल इनकम भी मिलता रहे. नॉर्मल प्लानिंग जो होती है, जो मैं एज ए बैंकर या और लोग जो एडवाइस करते रहते हैं, वो ये है कि आपकी 1/3 जो इक्विटी है वो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में लगा दें जहाँ पे यील्ड ज़्यादा होते हैं, कैपिटल गेन का चांसेस होता है. 1/3 जो लगाते हैं लोग बॉन्ड्स में लगाते हैं, फिक्स्ड इनकम होता है, वो चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड हो या गवर्नमेंट बॉन्ड हो, या 40% जो होता है वो आमतौर से लोग प्रॉपर्टी में लगाते हैं. इस तरह से करते हुए अगर आप जाके देखें दुनिया भर के पैटर्न्स को, चाहे वो जापान का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे अमेरिका का हो, 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लोग इतना सेव कर चुके होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता उनको रिटायरमेंट करनी पड़ जाए तो उनको दुश्वारी नहीं होती और लोग 60-65 साल में आराम से रिटायर होकर अगले 30 साल जो है ना इंजॉय करते हैं लाइफ को, घूमते हैं, फिरते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं. पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है. हम ये देखते हैं कि यहाँ सारी की सारी इन्वेस्टमेंट लोग प्रॉपर्टी में ज़्यादा करते हैं. स्टॉक एक्सचेंज को एक जुआ समझा जाता है, बॉन्ड के बारे में किसी को पता ही नहीं है. इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने आज एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग 3rd जनरेशन स्टॉक एक्सचेंज के ज़फ़र मोती साहब को बुलाया है. ज़फ़र मोती साहब के दादा, उसके बाद उनके वालिद जो कि पिछले साल वफात पा गए, लोगों को एडवाइस करते रहे इन पैटर्न्स पे कीजिए, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, जुआ ना समझें स्टॉक एक्सचेंज को. कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता, कोई नाराज़ होता है. ज़फ़र साहब, ये जो मैंने तहमीद बांटी, ये मेरे 25 साल का जो बाहर रहने का तजुर्बा है उसके बेसिस पे है. बिल्कुल एक नॉर्मल बात है कि 18 साल का बच्चा जब अकाउंट खोलता है बैंक का, साथ ही साथ एक शेयर का भी अकाउंट खोल लेता है, चाहे किसी भी ब्रोकर. एक कोको कोला का शेयर खरीद के बैठे, एक कोको कोला का शेयर. यहाँ लोग समझते हैं कि जब तक करोड़ नहीं होगा इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे. हु इज स्टॉपिंग यू टू बाई 1 POL शेयर इन पाकिस्तान? नोबडी इज स्टॉपिंग. आप एक हफ्को का शेयर खरीद के बैठ जाएं, आज 40 रुपये का है, आपने 2 सिगरेट नहीं पिया, आपने एक शेयर खरीद लिया. और मैंने अपनी ज़ाती तौर पे अपने कोलीग्स को देखा है कि पैदल चले जा रहे हैं, भाई क्या और ये पैसे बचाऊंगा, इससे मैं फलाना शेयर खरीदूंगा. 50 साल में दे आर सो कंफर्टेबल, 60 में तो दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, दे रिटायर एंड देन दे एंजॉय लाइफ. एक सिक्योरिटी जो है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, क्योंकि आपकी वरीज किल्स यू. आप कैसे देखते हैं, आपके दादा से लेकर अब तक क्या आपने देखा, क्या हो रहा है इस मुल्क में, हाउ वी फिक्स दिस प्रॉब्लम? देखिए, हम लोग 1953 से स्टॉक एक्सचेंज में हैं और ये पैटर्न हमने कुछ कम्युनिटी में बहुत अच्छा देखा है. और वो कम्युनिटीज़ ऐसी हैं कि जो 2-2, 3-3 जनरेशन से हमारे क्लाइंट हैं, जिनके बाप दादाओं ने इन्वेस्टमेंट किया था, जिनके पास इतने ऐसी कंपनियों के शेयर हैं जो अब नापईद कहता हूँ मैं तो, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में वो शेयर मिलते ही नहीं है, ढूंढने पड़ते हैं. अगर आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो शेयर चाहिए तो बड़ी मुश्किल है कि किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाकर लेना पड़ता. उनका पैटर्न क्या था? वो इंडियनाइज पैटर्न था. हमारे यहाँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बहुत लो है और इंडिया में बहुत हाई है. हमारे यहाँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है 13% और इंडिया में है 25%. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब ये है कि जितनी आपके इनकम हो उसमें से सेविंग करनी है. सेविंग के बाद आप बहुत दूर क्यों जाते हैं कि दुनिया में यूरोप की साइड पर एक शेयर ले रहे हैं या पोर्टफोलियो. आप सिर्फ बॉम्बे में देखें, मैट्रिक का बच्चा होते ही जब वो 18 का हो गया और उसके पास आईडी कार्ड आ गया तो उसने स्टॉक एक्सचेंज की कोई भी कंपनी की सब्सक्रिप्शन आएगी, आईपीओज आएंगे, उसमें वो फौरी तौर पर इन्वेस्ट कर लेगा. उधर ये नहीं है कि आपके पास राइट नहीं है. पूरे अगर कोई भी कंपनी आएगी, रिलायंस की, टाटा की, लोग लाइनों में लगकर वो सर्टिफिकेट खरीदने के कोशिश में होते हैं कि हमें ओरिजिनल प्राइस पर मिल जाए. ठीक है, यहाँ पर उसको पैटर्न को समझाया भी नहीं गया और बताया भी नहीं गया. कसूर हमारा भी है, लेकिन ज़्यादा कसूर हमारे रेगुलेटर्स का है, क्योंकि जब रेगुलेटर्स आपके ही ब्रोकर्स के ऊपर, आपके ही लोगों के ऊपर ये कहते हैं कि गलत लोग हैं, तो जाहिर कोई आने को तैयार नहीं होगा. नंबर 1. नंबर 2 ये कि जब ये पैटर्न चलता है, आज से आपको याद है 30-40 साल पहले हम जब छोटे थे तो हर स्पेशली HBL हर स्कूल में जाकर एक अकाउंट खुलवाने का, वो चाइल्ड अकाउंट होता था, उसको मोटिवेट करने के लिए बाकायदा हर मंथ उसका आता था और हम 10 रुपए जमा कराते थे. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 70s तक कि वो आते थे, 10 रुपए जमा कराए, उसकी बुकलेट बनती थी, वो
उससे पैटर्न चलता था, तो सेविंग का कॉन्सेप्ट उसको आ जाता था। अब सेविंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब बहुत ज्यादा अगर कोई मैच्योर आदमी है तो उसको लोगों को फिक्स्ड इनकम पर गवर्नमेंट ऐसा फंसाया है जी, कि नेशनल वो सेविंग रिस्क टेकिंग या थोड़ी सी भी इंटरप्रेन्योरशिप पर जाना ही नहीं चाहते। आपका इंटरेस्ट रेट दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान या एशिया में नहीं, दुनिया में हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं। तो आपने क्या किया कि जो मुल्क ताजराना सलाहियत रखता था, जो रिस्क टेकर था, उसको आपने फिक्स इनकम पर फिट कर दिया। अब फिक्स इनकम पर फिट करने के बाद एक और बुराई क्या किया कि इन्फ्लेशन को 15% कर दिया। नेगेटिव रिटर्न है। नेगेटिव। अच्छा, जिसको समझाने जाए वो कहते हैं नहीं भाई, हम आपकी मार्केट में नहीं आते, हम प्रॉपर्टी में नहीं जाते, हम यहां नहीं जाते, कभी कोई टैक्स लग जाएगा तो क्या होगा, कभी क्या हो जाएगा तो क्या होगा, हमें फिक्स इनकम पर रहने दिया जाए। क्योंकि हम अगर 12 कमा रहे हैं और 15 हमारा इन्फ्लेशन है तो 3 भले हम जेब से दें, लेकिन हम मूव होना नहीं चाहते। तो हमें तो दुश्वारी खुद गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी से भी है, दुश्वारी हमारी नेगेटिव इमेज को जो प्रमोट किया जाता है उससे भी है, दुश्वारी हमारे ऊपर अचानक टैक्स आ जाना, अचानक नए नए रूल्स रेगुलेशन, प्लेइंग फील्ड को जो खराब कर देना वो है। और सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि हमारे यहाँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है ही नहीं। बिल्कुल सही करें। देखिए, मैं थोड़ा सा अपना ज़ाती बात बताता हूँ कि जब मैं बाहर था तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टर्स फोरम। हमने कहा कि एज ए ग्रुप हम जो है ना लोगों को थोड़ा सा गाइड भी करें और मोटिवेट करें। उस वक्त हमने इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को कहा कराची स्टॉक एक्सचेंज में, उस वक्त मार्केट थी 800 की, और जिन लोगों ने हमारी बात सुनी और इन्वेस्ट कर दिया, दे मेड द बिगेस्ट रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट एनीवेयर कंपेरेटिवली। इसी दौरान लोगों ने नैस्डैक में लगाया, वो 5400 तक पे गया, फिर 1300 पे आ गया, वेरी हाई रिस्क की। नैस्डैक डाउ में लगाया तो इतना नहीं बढ़ा जैसे यहाँ बढ़ा। तो जिन लोगों ने, जैसे आपने कुछ कम्युनिटीज़ की बात की, जिन्होंने इस बात को समझा है, दे हैव मेड गुड रिटर्न्स आउट ऑफ दिस। एंड हम लोगों ने, वी कैन नॉट कंप्लेन। 12,000 पे मार्केट है तब भी हम खुश हैं, 16 पे थी तब भी खुश थे। तो यही चीज़ हम यहाँ और लोगों को भी बताने की कोशिश, जब से मैं आया हूँ, मैं अपने तमाम ख़ानदान वाले रिश्तेदारों सबको कहता हूँ भाई प्लीज़ ये बातें ना सुनो कि ये स्पेकुलेशन है, पूरी दुनिया को देखो। अगर कराची स्टॉक एक्सचेंज से आपको कोई ख़ास वो है या पाकिस्तान, तो उसको आप पब्लिकली रेज करें, मगर आप, यू आर इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी, यू आर इन्वेस्टिंग इन POL, यू आर इन्वेस्टिंग इन OGDC, यू आर इन्वेस्टिंग इन हबको। ब्रोकर तो बीच में बेचारा सिर्फ वो 10 पैसे का कमीशन का, उसको क्यों, उसके पीछे क्यों पड़े, और उसको क्यों ब्लेम कर रहे? आप डिलीवरी लेके बैठ जाए, फॉरगेट इट फॉर नेक्स्ट, आपके बच्चे पोते खाएं इसको। तो इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। और ये भी एक, मैं समझता हूँ यहाँ जो इतनी बीमारियाँ नज़र आती हैं लोगों में, स्पेशली आफ्टर 40s, आप देखेंगे डायबिटिक तो फलाना, उसकी मैं समझता हूँ फाइनेंशियल वरी इज ए मेजर कॉज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाउ टू वी एजुकेट पीपल? अभी कहते हैं सिर्फ 8 लाख लोगों के पास शेयर का अकाउंट है इस मुल्क में, जबकि आबादी 18 करोड़ है। होना तो 15 करोड़ होना चाहिए था, 15 नहीं 8 करोड़ तो होना ही चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे करें इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि प्रमोशन के लिए हर एलिमेंट जो है वो काम करे। अब मैं आपको कम्युनिटी का नाम बताता हूं जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क से ही चलेगी, पारसी कम्युनिटी। पारसी कम्युनिटी का आइडियोलॉजी ये है कि ना सिर्फ स्टॉक्स, जब जो दादा ने इन्वेस्ट किए हुए, प्रॉपर्टीज, तो इनका रूल ये था कि भाई जो भतीजा है, भांजा है, यानी ग्रैंडसन है, वो सेल ऑफ कर सकता है, बेटा नहीं करेगा, बेटा नहीं कर सकता, ग्रैंडफादर, फादर नहीं कर सकता, ग्रैंडसन कर सकता है। तो उन्होंने पहले से डिसीजन ले लिया कि ये हम जो भी चीजें ले रहे हैं, चाहे मलिक कैंट में, हाँ मलिक कैंट में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या हमने स्टॉक एक्सचेंज में लिवर ब्रदर्स के शेयर लिए हैं, या हमने इंटरेस्ट रेट पर फिक्स पर करवा दिया किसी बैंक में लॉन्गर टर्म के लिए कि 10 साल के लिए, 15 साल, वो उसको मेच्योरिटी उसी टाइम दिया जाएगा। जब ये कम्युनिटी चली गई तो इनके साथ ये आइडियोलॉजी भी चली गई। अब जब आइडियोलॉजी चली गई तो लोगों ने क्या किया, वही गेट रिच फास्टर के कॉन्सेप्ट में आ गए। जब गेट रिच फास्टर में आए तो फिर ब्लेम ब्रोकर पर ये कहते हैं कि भाई हमारे पैसे उड़ गए। जब आप आ रहे हो और आप ला रहे हो लाख रुपया, और आप लाख रुपए के शेयर लेने की जगह कहते हो कि मुझे 2 रुपए की अप एंड डाउन देखनी है, तो ब्रोकर कहेगा ठीक है, आज की वॉलेटिलिटी में ये शेयर जो है या 2 रुपए ऊपर जाएगा या 2 रुपए नीचे जाएगा, 15 मिनट में आपका लाख रुपया या डबल है या जीरो है। अगर उस तरह भी आपने शुरू किया है तो फिर जाहिर है आपने यूजेज जो किया है स्टॉक एक्सचेंज को, वो एक स्पेक्युलेटिव आंसर से किया है। आप जब ये बातें कर रहे हैं कि भाई उनको पता नहीं है, आज आप 800 के इंडेक्स से कहते हैं, आज भी आपकी 90% मार्केट 5 के पी मल्टीपल पर है। मुझे दुनिया की कोई मार्केट बता दे, वियतनाम भी बता दे जो 5 के पी मल्टीपल पर हो। 5 के पी मल्टीपल का मतलब कि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान एक मुल्क ऐसा है जिसमें डिविडेंड पॉजिटिव है,
कि डिविडेंड आता है और उस प्राइस पर आता है जिसमें 6-7% आपको डिविडेंड यील्ड मिल गई, बाकी आपका कैपिटल गेन हो गया। अब मुश्किल क्या होती है कि लोगों को डर क्या होता है, एक तो स्कैंडलस जो कंपनियां हो जाती हैं, नंबर 1। दूसरा, जो हमारे पर अचानक 20-25 साल से जो टैक्स नहीं लगा होता वो आ जाता है, एक फिक्स। अभी सर बांग्लादेश में भी यही हुआ आपको जी पता है? बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश में उन्होंने कहा जी ये इलीगल मनी लग रहा है, इसको कंट्रोल, इलीगल पकड़ने के लिए सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज ही रह गया उनके पास। हमारे यहाँ भी यही समझा जाता है। 31% डाउन होगी मार्केट, तब और लोग रोड पर आए, हाँ। लोगों ने शीशे तोड़े। कल परसों 7% गिर गया जी, और मार्केटों को भाई आपको इलीगल पकड़ना है, अनादरा का डाटा मौजूद है, आप आराम से पकड़ सकते हैं सर। आजकल हमें तो छूट ही नहीं सकता। आजकल तो हमें जब वो साइनें कराई जाती हैं और नो योर क्लाइंट में यहाँ तक कहा जाता है कि भाई आप उनका ड्राइविंग लाइसेंस लें। आपके पास अगर किसी बेगम साहिबा का अकाउंट है तो हस्बैंड अगर सैलरी पर है तो उसका आप सैलरी का सर्टिफिकेट लें। ये हमारे काम नहीं है। मैंने तो थोड़े दिन में ये भी सोचा कि किसी रेगुलेटर को कहूंगा कि इनकी डीएनए टेस्टिंग भी कराएं। कहीं ऐसा तो नहीं है ये पाकिस्तानी ना हो, कहीं कुकेशियन या मंगोलियन निकले तो आप उनको पकड़ें। और इसमें अगर किसी का कोई क्रिश्चियन नेम आ गया या कोई मुश्किल वाला नाम आ गया तो फिर मुसीबत हो गई। तो हमारे जो क्रिश्चियन दोस्त जो पाकिस्तानी है उनको कहते हैं हम तुम्हारा अकाउंट नहीं खोलेंगे। भाई आपको पकड़ना है, ब्लैक मनी को पकड़ना है, बहुत सारे और तरीके हैं। बैंकिंग रूट से करें ना, आपको स्टेट बैंक इतना बड़ा आपका इदारा है, आप जहां पर बैंक के अकाउंट जब खुलते हैं वहां पर कोई पूछगछ नहीं है। नेशनल आप सेविंग सर्टिफिकेट लेते हो कोई पूछगछ नहीं है, प्राइस बॉन्ड लेते हो करोड़ों के ले लो कोई पूछगछ नहीं है, वहां पूछे ना। यहां तो हमारे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आईडी कार्ड है, फैमिली का नेक्स्ट ऑफ kin का आईडी कार्ड है, और उसके टैक्स के भी अगर रिटर्न्स दे रहा है तो वो भी है। इसके बावजूद हमारे क्लाइंटों को धक्का देकर भेजा गया कैपिटल गेन टैक्स लगाकर पैरेलल इकोनॉमी। और तारिक भाई, मैं पैरेलल इकोनॉमी हर उस चीज को समझता हूं जो टैक्स नहीं भरती, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। वो पाकिस्तान में कम से कम 60% है, मेरे ख्याल में 80 से ज्यादा 80 होगा। हाँ। अब तो आप जाके उसको पकड़े ना, टोटल को पकड़े आप, क्यों एक ही छोटी सी चीज के पीछे पड़ गए। मैं इसके लिए एक बड़ा अच्छा कोट करता हूं कि आप मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आपकी एक बिल्डिंग को अमेरिका के स्टाइल में चलाएं और बाकी पूरा मुल्क अफगानिस्तान के स्टाइल में चलाएं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको यहाँ दो सिस्टम में कभी नहीं हो सकता। दुनिया में हम एक ही मुल्क है जहां दो सिस्टम है। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में आओगे तो आपको हर चीज का सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और आप उससे थोड़ा सा दूर, यानी आप 5 किलोमीटर दूर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, जो लोग बैठ के अक्सर कहते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज कि क्या है क्या चीज़ और ये क्यों होनी चाहिए, तो उनको मैं एक बात कहता हूँ। मैंने कहा अगर आपने अपनी हिस्ट्री देखनी है पिछले 500-600 साल की, तो आप ये समझ लें कि ये सब स्टॉक एक्सचेंज की वजह से हुई है। अगर एम्स्टर्डम का स्टॉक एक्सचेंज 1600 में ना बनता, ट्यूलिप्स का ना होता और लंदन का स्टॉक एक्सचेंज ना बनता, तो ना ईस्ट इंडिया कंपनी होती, ना डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती, ना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती। ये जो कंपनियां थी उनको जो इतने मैसिव अमाउंट ऑफ कैपिटल मिला वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही मिला ना। बिल्कुल। और ना डिबेट्स भी नहीं होती। सुनिए, कौन सी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की इतना पैसा जनरेट कर सकती थी? ये जो मेन आंसर है ना, ये लोगों को समझाने में डिफिकल्टी है। जब हम कहते हैं ना इट्स अ प्लेस वेयर स्मॉल शेयर होल्डर गेट इन टच विद द ओनर ऑफ द कंपनी और उनके साथ शराकत करके वो हिस्सेदार बनकर कंपनी चलाता है। आप ये ईस्ट इंडिया कंपनी और वेस्ट इंडिया कंपनी का तो एक हिस्टोरिकल कह रहे हैं जिसका बैड इमेज आता है। आप डीबेट्स कहें, दुनिया में माइनिंग किसकी वजह से हुई? आज आपके दुनिया में जो डायमंड है या गोल्ड है या लोगों ने रिसोर्सेज निकाला है या ऑयल को टैप किया, ये सब स्टॉक एक्सचेंज का है। मुश्किल क्या हो गई कि 2008 में जब दुनिया क्राइसिस में आई ना, तो हंटरबाजी जो शुरू हुई वो स्टॉक एक्सचेंज पर शुरू हुई, चाहे ओबामा ने की हो, चाहे रशिया के पुतिन ने की हो, चाहे इंडिया ने की हो या पाकिस्तान ने की हो। अच्छा, दूसरे मुल्कों ने हंटर मार के फिर उसको संभाला भी, हमारे यहाँ संभालने को आए नहीं। सही बात। अच्छा, ये जो हमें लोगों को एक बात समझानी है कि अगर आप स्टॉक में जाते हैं तो एक होता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एक होता है क्या कह सकते हैं उसको, स्पेकुलेटिव पोर्टफोलियो। इस चीज को कैसे समझाया जाए कि कोई आदमी आपके पास अगर 1 लाख रुपए लेके आए, उससे कहे भाई इसमें 80,000 तो तुम डाल दो स्टेबल ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनी जिसको कहते हैं, जिसके पीछे एसेट्स हैं। जी जी। हम ऐसे बहुत सारी कंपनीज को जानते हैं, कंपनियां एज ए ट्रेडिंग एंटिटी खत्म हो चुकी है, लेकिन उनकी जमीन और बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो इतनी है कि शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न देके उनके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा दे सकती है। बिल्कुल सही। हमारे पास कम से कम 50 कंपनी इस वक्त कराची में ऐसी है। ये समझाना है कि भाई ज्यादा पैसा तो आप ब्रिक एंड मोटर कंपनी में लगा दो जिसमें डूबने का कोई चांस नहीं, जमीन तो रहेगी ना, वो जमीन की वैल्यू बढ़ रही है, और बाकी थोड़े से आप साथ खेल सकते हो। और ये इसको
इस चीज को एजुकेट करने की बड़ी जरूरत है। देखिए, सबसे बड़ा तो एजुकेशन में जो मिस्टेक हुई ना, स्पेक्यूलेशन इज पार्ट ऑफ द मार्केट। पहले तो इसको डिनाइल ना करें। हाँ। और दुनिया में स्पेक्यूलेटर जरूर होंगे, जिसको करना है वो करेगा, मगर थोड़ा सा करे, और जिसको बड़ा करना है ब्रेक लेते हैं। श्योर। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात करें रिटायरमेंट प्लानिंग की और हमारे साथ मौजूद हैं थर्ड जनरेशन स्टॉक एक्सपर्ट ज़फ़र मोती साहब। हम लोगों ने ये बात की कि भाई ये स्टॉक एक्सचेंज जो है कोई जुए का अड्डा नहीं है, ये एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसमें सेवर्स की, छोटे छोटे सेवर्स के पैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जाके लगते हैं और उससे मुल्क तरक्की करता है। हमने मिसाल दी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अगर ये कंपनीज ना होती, स्टॉक एक्सचेंज ना होता, तो ये इतने बड़े बड़े कंपनीज ना बनती है, इतने बड़े एम्पायर्स ना बनते, ये हिस्ट्री ना होती हमारी जो अभी है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े पैसे चाहिए, कोई इंडिविजुअल उसको दे नहीं सकता। जब पूरी कौम मिल के पैसे 10-10 रुपये देती हैं तो उससे जाके ये बनता है। कोई स्पेकुलेशन वाली चीज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इसको ऐसे ही देखा गया है। कोई प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग यहाँ नहीं होती, इसीलिए लोगों की सेहत भी बड़ी ख़राब होती है। 40-50 साल के बाद लोग इतना वरी करना शुरू कर देते हैं कि जी अब क्या होगा, अब तुम बूढ़े होने लगे, हमारे पास सेविंग नहीं है। दुनिया भर में पैटर्न ये है कि 18 साल की उम्र से लोग सेविंग शुरू करते हैं, एक एक दो शेयर खरीदते हैं। ये नहीं कोई खरीदता कि 1 करोड़ का जाके कोको कोला के 1000 शेयर खरीदता, कोई नहीं खरीदता। 1-2 शेयर कर करके 50-60 साल की उम्र में वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके थे फाइनेंशियली। ज़फ़र मोती साहब का कहना है कि लोगों ने बहुत कोशिश की है एडवाइस करने के लिए कि गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज़ हमेशा इंटरफेयर करती रही और डिस्टर्ब करती रही। ज़फ़र साहब कंटिन्यू करते हैं इसी बात पे कि ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि लोगों को डिस्टिंग्विश करना चाहिए बिटवीन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो लॉन्ग टर्म होता है। एक दफ़ा ख़रीदा, जैसे आपने कहा पार्सियों की बात, कि आप जब खरीद रहे हैं तो आप ये सोचे कि मेरा पोता इसको इन कैश करे तो करे, ना तो ना करे तो बेहतर है। बिल्कुल डिविडेंड खाए बैठ के। अभी मैं नाम पता नहीं, हमें लेना नहीं चाहिए लेने, जैसे हम लोगों ने, हमारा जो ग्रुप था इन्वेस्टर्स का, वहाँ हमने 8-10 अच्छी अच्छी कंपनीज जो डिविडेंड यील्डिंग है, ऑयल सेक्टर की, फर्टिलाइज़र की, पावर की, 8-10 से उठा ली। हमने कहा हमको पूरे मार्केट की ज़रूरत नहीं है, और यकीन मानिए उनमें किसी में कोई लॉस नहीं हुआ है। नोबडी हैज़ लॉस्ट। 88 में जब गिरी हमने और दबा के खरीद लिया उसको बहुत सस्ते में, एंड एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। हमारा ग्रुप तो कोई नहीं रो रहा। किसी को बहुत जुए खेलने का शौक़ है तो कैसीनो क्योंकि यहाँ नहीं है आके खेलना चाहता है, खेले, लेकिन इतना अमाउंट खेले कि जिससे उसको तकलीफ ना हो। मैंने आपके दादा के बारे में सुना, आपके अब्बा के बारे में सुना कि वो बज़ाब्ते लोगों को डांटते थे कि ये क्यों कर रहा है तुम, तेरे पास कितना है, अच्छा उसमें इतना खेल ले, ज़्यादा ना खेले। तो उस पर लोग शिकायत भी करते थे कि वो उनको क्या जरूरत है डांटने की। भाई उनको डांटते इसलिए थे कि वो लॉन्ग टर्म देख रहे थे। देखिए, लॉन्ग टर्म में हमारा खुद का बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर एक क्लाइंट लॉन्ग टर्म हमारे पास रहता है तो वो हमारे सेल्फिश इंटरेस्ट में ये है कि वो ज़्यादा हमें बिजनेस देगा। वही आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे तब ना। अगर कोई दूसरा स्पेकुलेटर आपके अब्बा और दादा की तरह ना सोचे, वो ये सोचे कि 3 साल के बाद तो मुझे 1 महीने छोड़ देना है, इस दौरान मैं जितना कमा सकूं कमा लूं। वो जो लोग हैं वो एक अलग कैटेगरी है, और उसकी वजह से ही हमें बहुत तकलीफें हुई हैं। जो मार्केटों की डाउनवर्ड मूवमेंट में जो ब्रोकरेज हाउस फेल हुए हैं, जिनके लाखों करोड़ों रुपए के कंप्लेनेंट्स आए हैं, वो इसी वजह से आए हैं कि उनके जो फेल था वो उन्होंने हमें डैमेज किया। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का आप कह रहे हैं ना, देखिए स्पेक्यूलेटिव में जिस तरह आपने कहा ना कि स्पेक्यूलेशन, अगर उधर कैसीनो नहीं है तो स्पेक्यूलेटर आएगा आपकी मार्केट में, आंसर है। हमारे एक पुराने दोस्त भी हैं, कमिश्नर भी रहे, उनकी आपको थ्योरी में बताऊं, उन्होंने एक दिन ये कहा कि भाई जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे मुल्क की है, ऐसी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई और मुल्क की है, उधर के वॉल्यूम देख ली जाए। वो वेरिएबल 2 वेरिएबल पर बनाना चाहते थे चार्ट, ऐसे नहीं बनता। उस मुल्क में ये भी देखना पड़ेगा एजुकेशन क्या है उस मुल्क में। ये जो आपने कहा कि कैसीनो की एबिलिटी है कि नहीं, उसका अगर नहीं है तो उसके जाहिर है वॉल्यूम बढ़ेंगे। और जहां पर ये स्पेकुलेटर, वहां प्राइस डिस्कवरी होती है, डेप्थ होती है। वो विलन नहीं है, लेकिन जो आदमी इसको काम करना चाहिए वो समझ जाए कि स्पेकुलेटर आज है कल नहीं है, दूसरा स्पेकुलेटर उसको सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। क्या आपकी जेब ये अलाउ करती है कि आप जब पैसे हार जाओ तो आप परेशान होने की जगह उसको एक एक्सपीरियंस के तौर पर
या एक आपका नशे के तौर पर भी आपने एडिक्शन के तौर पर भी यूज किया, तो आपको अफेक्ट आपकी फैमिली के सेविंग्स पर या इनकम पर ना हो। ऐसे लोग अबव, या मैं जो कहता हूँ ना अपर लेवल्स के आते हैं, उनके लिए है। जो बिलो यानी जो कहते हैं ना मिडिल क्लास के लिए, वो इसलिए नहीं है कि मिडिल क्लास में जैसे आपने कहा ना 10 आपने पोर्टफोलियो बना लिए, वो 10 ऐसी कंपनियां होंगी कि आप उनके नाम लेकर भी प्राउड हो गए कि मैं शेयर होल्डर ऑफ दिस। देखिए अब वो नहीं रहा। एक टाइम था कि हम जब ओजीडीसी या पीएसओ या ऐसी कंपनियों के शेयर होल्डर होते थे तो हम लोग बड़ी खुशी से बताते थे कि भाई मैं शेयर होल्डर हूं, मैं लिवर ब्रदर्स का शेयर होल्डर हूं, मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल का हूं, या मैं नेस्ले का हूं। तो लेकिन अब उन 5 में से भी 2 में जब आप देखते हो कि कोई मैट्रिक वाला एमडी बन गया है, या पीएसओ जैसी कंपनियों को भी पैसे की और सर्कुलर डेट की मुश्किल आ गई है, तो लोगों को अब हम वो कंपनियों को बताते हुए शर्माते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी मार्केट पर हैम्पर करती है। और मैं हमेशा रेगुलेटर को ये कहता हूं कि देखिए आप ब्रोकरेज हाउस और क्लाइंट्स को मत देखो, आप कंपनियों को देखो, आप बिगर पिक्चर देखो। आपकी पूरा टेक्सटाइल आपके थ्रू मैंने शेयर खरीदा, दैट्स इट। आपसे मेरा फिर रिश्ता ही कोई नहीं है। आप सीडीसी में रख दे, शेयर खत्म हो गया। आप ये देखो कि जब वो कंपनी में लेते हैं, हॉस्टाइल टेकओवर का हमने बहुत अच्छा रूल बनाया, उसको वाटर डाउन कर दिया। आप ये देखो कि कोई कंपनी हैज नॉट बीन टेकन टू टास्क। 4-5 कंपनियां गिनती में नाम लिखा दूंगा जिन्होंने ग्रॉस नेग्लिजेंस किया, ग्रॉस जो उन्होंने मिसकंडक्ट किया, उसको लेकर आपको तो रोज लेकर जाना चाहिए। कि एक मरतबा यहां तक हुआ है कि इतनी बड़ी कंपनी ओजीडीसी ने अपना डिविडेंड का जो डिक्लेरेशन था उसमें फिगर सही नहीं लिखा था और फैक्ट्स गलत आ गए थे, और हमने कहा कि भाई इसको टेकन टू, आखिर इससे बड़ी कंपनी तो नहीं है ना गवर्नमेंट के पास है ना पाकिस्तान में है, और इतनी बड़ी कंपनी में जब इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाए तो यार हम किधर किसके बात करने जाएंगे। सही बात। ये चीज देखिए कि जो आप बात हो रही है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, आपकी जैसे फैमिली है, आप लोग लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। आज 8 लाख अकाउंट्स हैं, अगर 8 करोड़ अकाउंट होता, इस पे स्पेकुलेटिव शेयर्स बहुत थोड़े से होते, 1 लाख होते स्पेकुलेटिव, बाकी सारे के सारे अगर 7 करोड़ और 99 लाख लोग, एक नॉर्मल इन्वेस्टर, एक नॉर्मल एक पाकिस्तानी, एक लेबरर, एक बस ड्राइवर, एक जूता सीने वाला, सबके शेयर होते, तो अभी कितनी बड़ी मार्केट होती, कितनी जॉब होती आप लोगों की, आपके कितने ब्रांचेस ऑल ओवर कंट्री होते, गांव-गांव में आपके ब्रांचेस होते। इसको क्यों नहीं हमारी ये ब्रोकरेज कम्युनिटी देखती है? देखिए अकेले नहीं देख सकती, मैं बार बार यही कह रहा हूँ ना, अकेले नहीं देख सकती। हुकूमत को पॉजिटिव फीलर भेजना पड़ेगा कि दे आर गुड पीपल। हुकूमत को हमें जगह दिलानी पड़ेगी कि आप उधर जाकर इन्वेस्टमेंट के सिस्टम्स और क्वालिफिकेशन दिखाएं। हुकूमत को इतना भी करना पड़ेगा कि बेसिक एजुकेशन लोगों को देनी पड़ेगी। अगर 8 करोड़ आवाम इन्वेस्टमेंट कर रही हो ना, तो शायद आपकी रेटिंग CNN से ज्यादा हो आपके चैनल की, क्योंकि जब 8 करोड़ आवाम ये देख रहे हो तो बिजनेस का चैनल जो है वो इतना बड़ा चैनल हो जाएगा कि आप लोगों के पास वक्त नहीं होगा, और आपकी जो पट्टियां चल रही होंगी वो ब्लूमबर्ग या जो ब्लूमबर्ग जैसे लेवल के जो चैनल है उसके इक्विवेलेंट होंगे। देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को रोका जाता है। यहाँ पर जब IPOs या बैंक लेकर जाते हैं, इतनी ब्रांचें हर बैंक एडवर्टाइज करता है, किसी बैंक ने आज तक किसी ब्रोकरेज हाउस के साथ कुछ नहीं किया है कॉम्बिनेशन करके कहा कि भाई आपके लीफलेट्स हम रख लेंगे, आपके IPOs जब को आए तो आपके फॉर्म हम ले जाएंगे, हम आपके साथ ही हैं, और आपके सखर में भी 500 लोगों को इन्वेस्टमेंट करा देंगे IPOs में, या आपका ये जो है घोटकी है उसमें जहां मौतों का खेल होता है उसकी जगह लोग इस चीजों में पड़ जाएंगे। दरअसल बैंकें, स्टेट बैंक, SECP, गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट के जो एनालिसिस हैं वो मोटिवेशन दें। आपको मार्केट के लिए अच्छी खबरें लानी पड़ेंगी, बुरी खबरें नहीं ला सकते आप। अच्छा, जहां तक इकोनॉमिक वाइबिलिटी का सवाल है, जहां तक लॉन्ग टर्म सिचुएशन का सवाल है, हम लोग 88 से ये बात कहते रहे कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा, क्योंकि ये सुपर पावर था। ये अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ तो अमीर हो गया, हम गरीब हो गए। बिल्कुल सही। उनके यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी, हमारे घर घर में जो चरखे लगे हुए थे वो बंद हो गए, इस वजह से हमारे यहाँ गुर्बत आई। जब हम डिफ़ॉल्ट सिचुएशन पे जाएंगे लाइक चाइना, जैसे अब इंडिया भी उठ रहा है, हमें ऊपर तो जाना है। बिल्कुल सही। 10 करोड़ यंग लोगों के पीछे दुनिया आने के लिए बिल्कुल बेताब है। उस पर सोने पे सुहागा ये है कि सब लंबे चौड़े लोग और अच्छे खासे अंग्रेजी बोलने वाले लोग। चाइना में ऐसा नहीं था। कौन पागल होगा दुनिया में इस वक्त इन्वेस्टर जो यहाँ नहीं आना चाहता है? हमने कुछ, आपने जैसा कहा, हमने रुकावटें पैदा की हुई हैं।
जिस दिन रुकावट टूटेगी, जिस तरह से हमने 800 के मार्केट को कहा था उस जमाने में कि 8000 पे जाएगी, खुदा का शुक्र है कि आज हम 12000 पे बैठ कर आज बात कर रहे हैं। हमारी स्पेकुलेशन तो सही हो गई। स्पेकुलेशन क्या थी? हमारी एक लॉन्ग टर्म सोच थी, प्रेडिक्शन। उसी बेसिस पे अभी एकेडी के सीईओ साहब आए हुए थे और उनसे बात हो रही थी। बहुत डिप्रेस थे उस दिन वो, और बहुत शायरी वायरी कर रहे थे। मैंने कहा साहब मैं एक प्रेडिक्शन करता हूँ, ये मार्केट 80,000 पे जाएगी। तो वो उठ के बैठ गए एकदम से। अरे ये क्या कहा? मैंने कहा इसलिए कहा कि आप ये बताइए कि 92 में शंघाई मार्केट कितने की थी? उन्होंने कहा मुझे नहीं। मैंने कहा इतनी की थी और आज इतनी की है। क्यों? चाइना ने सिर्फ ये किया, कम्युनिस्ट कंट्री रहते हुए उसने 6 इकोनॉमिक जोन्स बना दिए। दुनिया से कहा कि आप आओ जी, इसको एक नया हांगकांग समझो। हांगकांग में तो जगह की कमी है, यहाँ जगह की कोई कमी नहीं, यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग करना है करो, सिर्फ हमारे लोगों को जॉब दे दो। 92 और 2012 कितना दिन हो गया? 20 साल। 20 साल में हांगकांग शंघाई इंडेक्स कहाँ से कहाँ पहुँचा। चाइना, जिसको मैं एज ए बैंकर $100 मिलियन देने के लिए तैयार नहीं था, आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट में बैठा। जी जी, वही सिचुएशन पाकिस्तान की है। बिल्कुल होगी, कोई नहीं रोक सकता। और ये जो 8 करोड़ की मैंने बात की, जरूर 8 करोड़ अकाउंट खुलेंगे इस शहर में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं आपको क्या कह रहा हूँ तारिक भाई, इसके लिए चाइना जैसी वायबिलिटी भी चाहिए होगी। चाइना में जब करप्शन का कोई बड़ा अफसर पकड़ा जाता था, सीधा शॉट लटका दो उसको। ठीक है, लटका दो। और कुछ भी करता है करे, बाबू नायडू उसका जाती फेल है। इंडिया के साउथ के बाबू नायडू साहब थे चीफ मिनिस्टर। कोई भी माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने हैदराबाद को बना दिया है इंटरनेट सिटी, यानी आप समझ लें कि दुनिया का बेंगलोर जो है, दुनिया के 10 बड़े जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सिटी उनमें से एक आ गया। कैसे कि जब भी कोई इन्वेस्टर आएगा उसको 3 दिन नॉन स्टॉप अटेंशन देंगे, रेट एपिज्म हटाएंगे और उसके प्रोडक्ट को चला देंगे। 2010 में उन्होंने कहा था कि मेरा $10 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा सॉफ्टवेयर का, 2006 में कर दिया। देखिए आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपके पास ठीक है बिलो एज की बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उसको आप बेसिक एजुकेशन तो दें। मैंने कई मरता उमर अयूब साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैंने कहा आप उनको इतना तो दे दें कि वो गधा गाड़ी से मोटरसाइकिल चलाने में एबिलिटी रखें, उसको आगे भी कर सके। उसको हम गाड़ी में बिठाना हमारा काम है। हाँ, मोटरसाइकिल तो चलाए, बेसिक तो एजुकेशन दे दो ना उसको। वो आपका अनस्किल्ड जो लेबर है वो डेंजरस है। आपका यही स्किल लेबर बाहर नहीं जाता। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब बांग्लादेश में बूम आया तो आपका जो बंगाली वर्कर था जो यहाँ पर था इलीगल, वो सब चला गया। तो आपके यहाँ स्किल लेबर नहीं है। आज आपके पास वैल्यू एडेड मशीनें पड़ी हैं, फैक्ट्रियां पड़ी हैं, वैल्यू एडेड करने वाला वर्कर नहीं बना क्योंकि स्किल लेबर। तो जब आप कहते हो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपको इसके लिए तैयारी आज से करनी पड़ेगी, अभी से। आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर देना पड़ेगा, आपको ऐसा देना पड़ेगा कि लोग अपना गेट फैक्ट्री का खुला रखकर छोड़ें और उसके लिए 25 गार्ड ना रखें। बहुत अच्छी बात की। अच्छा, इसी पे आता हूँ कि जो हम बात कर रहे थे कि बीच में जो 2008 में बंद हुआ, कुछ नाम लेके भी लोगों को ब्लेम किया जाता है कि जी उन्होंने बंद करवाया और उन्होंने सोचा था, जैसा आप बीच में भी कह रहे थे कि आपने सोचा था कि 3 दिन के लिए बंद हो रहा है, 3 महीने के लिए बंद हो गया, जिससे ऐसा इरेपरेबल डैमेज हो गया कि स्टॉक ब्रोकर कम्युनिटी भी तबाह हो गई, साथ साथ इन्वेस्टर्स भी बहुत रेपुटेशन के अलग। ये जो एक 2009 में एक नारा लगा था ICP से, बहुत ज़ोरदार लगा था कि डीम्यूचुअलाइज कर देंगे मार्केट, तो ताकि कोई लंदन स्टॉक एक्सचेंज या दुबई स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज हमारा पार्टनर बन जाए, उसको 30% शेयर दे देंगे और बाकी कुछ शेयर मार्केट में आ जाएगा। उसके बारे में था बताइए, है क्या? मैं खुद समझता नहीं उसको। देखिए, लास्ट टाइम मैं चेयरमैन था डीम्यूचुअलाइजेशन का। हम लोगों ने 2008 के जो क्राइसिस आए उसमें ये देखा, और बिल्कुल आपने सही कहा कि हम 100% उनके साथ थे कि भाई आप मार्केट बंद कर दें। हमें था 3-4 दिन में गवर्नमेंट आ जाएगी, निगोशिएट कर लेगी। जो गोरा बाहर जाने की कोशिश कर रहा है माल बेच कर, क्योंकि उसके मुल्क में भी क्राइसिस है, उसको गवर्नमेंट संभाल लेगी। आखिर उन्होंने 10 टाइम्स 5 टाइम्स महंगी उनको चीज दी है, वो सस्ते में दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट संभाल लेगी। गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया कि बायर ऑप्शन 50 अरब रुपए का हम ले लेंगे गोरे से और 20 अरब रुपया डायरेक्ट रेडी मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। फर्स्ट क्लास, हमने कहा मार्केट संभल जाएगी। उसमें ये हुआ कि पहले तो हमारे ये मार्केट है बंद और उसको खींचते गए क्योंकि निगोशिएशन में 3 महीने लगे, और जब पैसे आए तो 50 अरब रुपया गोरों को दे देने को छोड़े आप। ये इस मार्केट में जो 20 अरब कहे गए थे, उधर भी 7-8 अरब रुपया आया। अभी तक किसी को पता नहीं क्या फिगर आया। वो 7-8 अरब रुपया आज 30 अरब रुपया है उस गवर्नमेंट का, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट ने हमें साथ नहीं दिया। नंबर 1, डीम्यूचुअलाइजेशन अलग कॉन्सेप्ट ये था कि दुनिया में डीम्यूचुअलाइज हो जाती है। ओनर्स जो है ना, स्टॉक ब्रोकर्स मेंबर्स नहीं होते उस कंपनी के, उनके साथ एक पार्टनर होता है जो गवर्नमेंट के ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में ले जाता है।
जो स्टॉक एक्सचेंज को चला रहा था प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। अच्छा। जब प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कोई चलाता है तो उसका सिस्टम, वो स्टाफिंग को कम करेगा, वो ऐसे प्रोडक्ट्स लाएगा जो ज्यादा चले, वो प्राइस डिस्कवरी की कोशिश कराएगा, वो डेप्थ लाएगा मार्केट में कि वॉल्यूम्स अच्छे हो तो मेरे को कमीशन। तो हम लोग सब उसके साथ हैं और हम लोगों को इतने बड़े फिगर्स और इतने बड़े हमें एडवाइजर्स और हमने रखे थे कि जिन्होंने बताया था कि ये फैशन ऑफ द डे था। सिंगापुर आ चुका था, दुबई वॉज इंटरेस्टेड, लंदन वॉज इंटरेस्टेड, अमेरिका वॉज इंटरेस्टेड। तो हमने कहा ये तो सब बिक जाएगा, वी वर वेरी हैप्पी। इसमें फिर वही कोताही जो मैं आपको कहता हूँ रेटेपिज्म, कि स्टैंडिंग कमेटी ने यस कर दिया और सेनेट ने अभी तक नहीं किया। तो डीम्यूचुअलाइजेशन आज भी हमारी डिमांड है कि हमें तो बड़ा फायदा है जब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा, वो हमारी बात समझेगा कि भाई आज आप मार्जिन जो है ये छोटी वॉलेटाइल स्क्रिप्ट में 5% लें, तो देखेगा हाँ जफर मोती सही कह रहा है, 5% में भाई मैं रिस्क नहीं है, आज इसको 5% पर करते हैं और वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे। 10% पर लें, मार्क टू मार्केट तो आप ले रहे हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उससे क्या होता है, मार्केट में डेवलपमेंट होती है, वॉल्यूम्स आते हैं, स्पेक्युलेटर भी आता है लेकिन इन्वेस्टर भी आता है कि यार मैं जब इन्वेस्ट, दुनिया से भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। और तारिक, और दूसरी बात ये कि जब वो इन्वेस्टर आता है उसको ये फिक्र नहीं रहेगी कि मैं आज माल बेचना चाहूं तो बिकेगा नहीं। हाँ। सबसे बड़ी बात आपको याद है कि 2008 से पहले 1.5 पाई फर्क 10 लाख शेयर ओजीडीसी के बेचना मुश्किल नहीं था। बिल्कुल। आज आप थोड़े दिन पहले 20 लाख शेयर अगर बेचने निकले तो 1.5 रुपया फर्क हो जाता था। तो ये सब चीजें। उसमें आप लोगों के जो मेंबर्स हैं उनके कितनी शेयर रह जाएंगे उसमें, इस म्यूचुअलाइज कंपनी? देखिए हम लोग का था 40%, 40 हम उसको दे देंगे और 20% जो है वो पब्लिक में दे देंगे। और ये हमारे जो अगर सेनेट इसको क्लियर कर दे तो ये इंप्लीमेंट हो जाएगा जी। अब वो डेटे निकल गई हैं और उसको अब दोबारा विजिट किया जाएगा, लेकिन अब भी मसला एक और हो गया, अभी वो फैशन खत्म हो गया। जैसे हम जब कहते थे कि पीटीसी को आप कर दो, प्राइवेटाइज कर दो पूरी पीटीसी को, तो उस टाइम तार की फैशन थी, तार वाले फोन की, अब नहीं है। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात हुई, बहुत बातें रह गई, इंशाल्लाह फिर आपसे हम मजीद पूछेंगे। नाज़रीन, ये रिटायरमेंट प्लानिंग पे हमारी आपने गुफ्तगू सुनी। हमने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आपके लाइफ के लिए, एक वाइटल चीज़ है जो पाकिस्तान में हम मिसिंग देखते हैं। लोग सिर्फ या तो NSCC के इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्रॉपर्टी में करते हैं, लेकिन एक मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है और ये इन्वेस्टमेंट बहुत कम उम्र से शुरू होनी चाहिए और इट शुड बी स्प्रेड आउट, हर आदमी को इसमें लगाना चाहिए पैसा। स्टॉक एक्सचेंज का जहाँ तक ताल्लुक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसी के ज़रिए सेविंग जो है मोबिलाइज होकर प्रोजेक्ट्स में जाती हैं जिससे तरक्की होती है। इसके बगैर आप किसी किस्म की तरक्की का तवक्को ही नहीं कर सकते। चाइना में जो हमने जिक्र किया कि हांगकांग, शंघाई वगैरह एकदम बैठ गए थे, लेकिन जब वहाँ फिर से इन्वेस्टमेंट आई, उससे वो 6 जो फ्री ट्रेड जोन्स में इन्वेस्टमेंट हुई, तो चाइना को आज उसने खड़ा किया। अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती कैसे? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करें और एक मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रखें ताकि 50-60s के बाद वो रिलैक्स हो जाए और ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें और उनको स्ट्रेस ना आए। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।